हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज़ आकाश शलमुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आरआरबी रेलवे की जो वैकेंसी आई है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है, यानी उसी को हम नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, नर्सिंग ऑफिसर ही बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों भी एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला है, सभी को बताया है कि जिसका भी जीएनएम हुआ है एंड जिसका बीएससी नर्सिंग हुआ है, ये दोनों के दोनों एज अ फ्रेशर, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एक्सपीरियंस, यू कैन अप्लाई। ओके, कितने साल तक अप्लाई कर सकते हो? 20 से लेके 43 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। इतना एज ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप ओबीसी हो तो इसमें आप 3 साल जुड़ा लेना, अगर एससी एसटी तो इसमें 5 साल जोड़ लेना। ओके, ऐसे मिला के आप जो एज रिलैक्सेशन है वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसकी सैलरी कितनी होने वाली है वो भी मैंने बताया। इसकी सैलरी आपकी 44,900 का बेसिक बनेगा। इसमें टीए, डीए, एचआरए, ओके, देन नर्सिंग अलाउंस, देन ड्रेस अलाउंस। ओके, तो इसको मिलाएंगे तो आपकी सैलरी 90 की सैलरी चली जाएगी बड़े सिटी में, XYZ एक सिटी में। ओके, ठीक है। अब थोड़े छोटे शहरों में चले जाओगे तो यहाँ से 10,000 आपका कम हो जाएगा, इतना आप लेके पकड़ के चल सकते हो। ओके, लेकिन जो जैसे मुंबई है, बड़ी सिटी है, तो मुंबई में आपका 90 से लेके 1 लाख तक की सैलरी आपकी बनेगी, 101%। ओके। ओके। ओके, तो अभी यहाँ पे सवाल आएगा कि सर हम कहाँ से अप्लाई करें? तो बेटा, ये एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का देख लेते हैं। ओके, तो मुंबई में कितनी वैकेंसी है? ओपन की 67 वैकेंसी, एससी की 19 है, एसटी की 11 है, ओबीसी की 28 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है। ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ी वैकेंसी आपको मुंबई में देखने को मिल सकती है। अब मुंबई में भी यहाँ पे सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे रहता है। तो अब जब अप्लाई करोगे, जहाँ पे आपकी कैटेगरी की ज़्यादा है, अब बहुत सारे जो महाराष्ट्र से बिलोंग है जो लड़के, उनको मैं यही बोलूँगा कि भाई आपको आरआरबी मुंबई में ही अप्लाई करना है, तो बेटर रहेगा। वैकेंसी भी ज़्यादा है, और जितनी बड़ी वैकेंसी, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसका कट ऑफ क्या था, तो 2019 की जो एग्ज़ाम हुई थी, इसका कट ऑफ लगभग 65 के आसपास था। ठीक है, तो इस बार हम पकड़ के चल सकते हैं, काफ़ी अच्छे पढ़ रहे लड़के, तो 70 के आसपास हम लेके चलते हैं। अगर 100 में से आपने अगर मार्क्स ले लिए 70, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ओके, 70 तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं, 70 आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको आपका सिलेक्शन चाहिए। ओके, जितने ज़्यादा पोस्ट उतने ज़्यादा नंबर ऑफ अप्लीकेशन यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो आप सीधी सीधी बात है कि ये देखने के बाद समझ लो। अब देखो, 70 तो आपको नर्सिंग के सवाल हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सवाल 30 में से 10 आपके अरिथमिक, देन आपके रीजनिंग, इसके 10 आपके साइंस के, और 10 आपके जीके के। ऐसे मिला के ये 30 एमसीक्यूज बनने वाले। तो भाई देखो, 70 में से आपको कम से कम यहाँ पे 60, एक नहीं तो 50 तो भी लेने पड़ेंगे। अगर ये 30 में से आप अगर 20 ले सकते हो तो आप पकड़ लो, 50 और 20 70 मार्क्स हो जाते। नहीं, अगर आपका ये सेक्शन ये थोड़ा वीक है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा अगर 15 ही आ रहे तो भाई इधर आपको कम से कम आपको लेना पड़ेगा, कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे? 55 to 60 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आप 70 क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी आपको 30 में से कितने मार्क्स। तो देखो, इतना तो बोल दूंगा कि 101% सभी बच्चे अगर 70 नर्सिंग का है, 70 में आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो, 5 से 6 एमसीक्यू और बढ़ जाते हैं, क्योंकि जनरल साइंस के भी सवाल आपके नर्सिंग से रिलेटेड कहीं ना कहीं आ जाते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड। तो आप 75 क्वेश्चंस आप पकड़ के चल सकते हो कि नहीं भाई आपके ये हो सकते हैं। बट अगर इसमें सेक्शन आ गए कि 70 नर्सिंग के और 10 10 10, तो इसमें बता नहीं सकते, ये 30 के फिर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो 70 सभी ने अच्छी से पढ़ाई की होंगी, पिछले 1-2 साल से आप पढ़ ही रहे हो। ओके, ये 10 में आपको देना पड़ेगा। अब तो मतलब 10 का अगर जीके है तो जीके भाई इसमें निगेटिव है, आपको पता है, 1 मार्क्स के लिए 1 एमसीक्यू है, और रॉन्ग हो जाते तो 0.33 मार्क्स आपके निगेटिव हो जाएंगे। ओके, अब आरआरबी में मल्टीपल इसमें सेशंस में एग्ज़ाम्स होगा, तो भाई यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन सभी को पता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किसी अब समझ लो 1 2 3 सेक्शन, इसमें इसमें अगर एग्ज़ाम होता है 3 शिफ्ट में, तो भाई अगर समझ लो अब पेपर किसी इसका अगर पेपर इजी आ गया बोले, तो उसमें जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो कैंडिडेट का उसमें बहुत सारे होशियार बच्चे आ गए, उनका स्कोर अगर बढ़ गया
तो मान लेंगे कि भाई ये बहुत पेपर इजी था। ओके, अगर नंबर 1 में अगर समझ लो बच्चे नहीं, अगर ये बहुत इसमें लो स्कोर चला गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबको आपको इक्वली लाना पड़ेगा। तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं भाई, ये इक्वली सबको देना पड़ेगा मार्क्स, क्योंकि एक शिफ्ट ईजी, एक शिफ्ट कठिन और एक शिफ्ट ऐसी थी। इसे मिला के नॉर्मलाइजेशन होता। आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुंबई में 133 वैकेंसी है, कोलकाता उसके बाद 127 वैकेंसी है। तो ये दोनों का कट ऑफ हाई चला जाएगा। गोरखपुर में इस बार 73 है देखो, देन चेन्नई में 58 है, सिकंदराबाद है। तो भाई चेन्नई, सिकंदराबाद और उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि बेंगलोर की, तो ये तीनों में मुझे लगता है ये तीनों जो रहेंगे 1 2 3, इसमें ये साउथ इंडिया के स्टूडेंट चले जाएंगे। ओके, साउथ इंडिया के स्टूडेंट इसमें मोस्टली चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मुंबई है। मुंबई में कौन आता है, मुंबई में महाराष्ट्र के भी लोग अप्लाई करेंगे, राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा करेंगे, उसके बाद गुजरात के भी लोग, और उसके बाद एमपी है। ओके, तो ये जो है ये रीजन वाले इधर अप्लाई करेंगे मुंबई। ओके, मुंबई है। देन उसके बाद बिलासपुर, ये बिलासपुर की। ओके, तो यहाँ पे आप वैकेंसी देखना अपने अपनी कैटेगरी की कितनी है। ओके, 26 है। तो हो सकता है 26 है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कम फॉर्म चले जाए और इसका कट ऑफ नीचे थोड़ा सा कम रहे। तो देखो जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं, मैं तो उनको बोलूँगा कि भाई बिलासपुर से अप्लाई करो। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे गोरखपुर। तो गोरखपुर यूपी में आता है, तो यूपी वाले जो बच्चे हैं तो उनको बोलूँगा कि यूपी वाले आप उधर से अप्लाई करिए गोरखपुर से, क्योंकि अपने घर के पास अगर जॉब चाहिए 73 वैकेंसी से। सिकंदराबाद बता दिया। गुवाहाटी, अब गुवाहाटी में 52 वैकेंसीज है। तो मुझे लगता है गुवाहाटी में ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो बच्चे रहे, जिनका जीएनए में बीएसयू है, वही बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिशन करेंगे। तो डेफिनेटली इसका बोलूँगा कि यहाँ पे इतने दूर तक लोग जाते नहीं हैं, जिनको डेफिनेटली जॉब की ज़रूरत है और जिनका हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाने की शंका जा सकती है। तो मेरे हिसाब से जिनको बहुत ही ज़रूरत है जॉब की और करना ही है, कहीं पे भी जाने के लिए रेडी है, ओके, वो गुवाहाटी से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो रेलवे में सीधा सीधा बोले 5 से 10 साल आपके ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अगर आप गुवाहाटी में अप्लाई कर दिए और आपका नंबर लग गया, तो भाई आपको अगर मुंबई आना है तो कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स आपको सर्विस करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी ये रीजन में, वो भी जीरो सीनियरिटी पे होती है। ठीक है, जीरो सीनियरिटी पे रेलवे का रूल है। अगर आपका ये रीजन चेंज हो जाता है तो आप जीरो सीनियरिटी पे आप यहाँ से वहाँ जाते हो, ये ध्यान में रखना। ओके, ठीक है। देन उसके बाद पटना का है। पटना, यस, पटना में भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे। ओके, पटना में 23 वैकेंसी है। लास्ट टाइम पटना का 55 के आसपास कट ऑफ चला गया था, बहुत सारे बच्चों का नंबर लग गया था, यहाँ पे कम मार्क्स थे। तो भी रांची है, झारखंड, इधर भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हो झारखंड से। अगर नर्सिंग के बंदे उतने नहीं हैं तो यहाँ पे भी जाएंगे बहुत सारे बच्चे। प्रयागराज, इसमें भी कम है। देन भोपाल है। ओके, भोपाल में 18 है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एमपी और छत्तीसगढ़ के लोग चले जाएंगे। ओके, आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी की जगह कहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे करना। अहमदाबाद में गुजरात के लोग चले जाएंगे। मालदा, मालदा में उधर के ही लोग चले जाएंगे। ओके, पश्चिम बंगाल और ये तरफ के जो लोग हैं वो। ओके, तो ये हो गया। देन सिलीगुड़ी भी है। ओके, 15 वैकेंसी से। ये मुजफ्फरपुर की 10 वैकेंसी है, भुवनेश्वर की 5 वैकेंसी है। तो यहाँ पे बहुत कम वैकेंसीज है। जितनी कम वैकेंसी उतना वहाँ पे लोग कम अप्लाई करेंगे, लोगों का माइंडसेट यही रहेगा। लेकिन आप खुद समझ लेना कि भाई मुझे कहाँ अप्लाई करना है, उस तरीके से सोच के ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आपकी कैटेगरी की जगह कहाँ पे है और यानी कम जगह है तो आप सोच लेना उधर लोग कम जा सकते हैं, ऐसे जगह पे अप्लाई कर दो। जिसको जॉब चाहिए, जिसका ऑलरेडी जॉब है, वो तो अपने ही रीजन में अप्लाई करना है। जिसका ऑलरेडी स्टेट का और सेंट्रल का जॉब है और सिर्फ उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब चाहिए, तो भाई आपने तो जैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो मुंबई भरो। ठीक है, अजमेर, राजस्थान का 3 ही जगह है यहाँ पे। चंडीगढ़ की तो कुछ वैकेंसी नहीं है, तो चंडीगढ़ अप्लाई नहीं करना है, नो अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। ओके, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर की 5 है। जम्मू श्रीनगर की 4 वैकेंसीज है। इस तरीके से आप देख सकते हो 713 समथिंग यहाँ पे आपको वैकेंसी मिलेगी। ओके, 713, उसमें से ओपन की वैकेंसी कितनी जा रही है, ओपन की वैकेंसी 321। देन उसके बाद आपका जो एससी का आपको दिख सकता है 107, एसटी का 62, ओबीसी का 157 और ईडब्ल्यूएस का 66 यहाँ पे वैकेंसी दिखेगा। ऐसे 713 वैकेंसी हो गया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, अगर आप बुक की बात करेंगे कि हम सर कहाँ से पढ़े, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ओके, अरिथमेटिक्स है।
तो इसमें आप ये RS अग्रवाल है, उनका किताब आप पढ़ सकते हो। जब भी आप देखो कोई इंडेक्स देख लेना, और इंडेक्स देखने के बाद ही आपको लेना है, क्योंकि इसका सिलेबस मैं दिखा देता हूँ। और साथ में और दूसरी बात ये है, ये किताब है जीके के लिए, जीके के लिए बहुत बढ़िया किताब है, सामान्य ज्ञान लूसेंट की 2024 की एडिशन। ये भी आप ले सकते हो, ये बहुत बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे अभी हिस्ट्री भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, और लेटेस्ट लास्ट 6 मंथ का जो जीके रहेगा आपको वो पढ़ना पड़ेगा, लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर का जो रहेगा, ठीक है। इसमें आप रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़िए, ओके। देन उसके बाद MLAs, लोकसभा, राज्यसभा, ओके। देन उसके बाद PM के बारे में, ओके। देन अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनके बारे में, ओके। देन अपने प्रेसिडेंट के बारे में, ओके। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। अब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन देखते हैं कि आपको कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन RRB इंडिकेटेड देयर प्रेफरेंस ऑन रेलवे जोन्स, ओके, पोस्ट और कैटेगरी, ध्यान में रखना, ओके। यानी एक ही RRB से आप फॉर्म भर सकते हो, ओके। ये हो गया इसका मतलब। आपके ऑनलाइन फॉर्म 17 अगस्त से चालू होंगे और 16 सितंबर तक रहेंगे, और उसके बाद आपके लिए 17/9 से लेके 26/9 तक ये मॉडिफिकेशन ये खुलेगा, ओके। मॉडिफिकेशन का विंडोज़ ओपन होगा। अगर मॉडिफिकेशन करना है उस टाइम पे 250 रुपये दे के आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपनी कास्ट गलत कर देते हैं या सर्टिफिकेट गलत लगा देते हैं। अगर वो आपको बाद में पता चलता है, सर यार मैंने ईमेल आईडी बराबर नहीं डाली, या आपका फ़ोन नंबर बराबर नहीं डाला, या फ़ोटो बराबर नहीं डाला, तो वो चेंज करना है, तो उसके बाद ये 10 दिन का टाइम मिलेगा, 250 रुपये दे के आपको मॉडिफाई कर सकते हो। इस बार RRB ने क्या किया है, RRB ने जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे वो 1:1 होंगे। यानी इसके बाद देखो, जितने 133 अगर वैकेंसी RRB मुंबई की, तो 133 लोगों की, 133 लोगों की लिस्ट लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1:3 आएंगे, 1:5 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट लिस्ट आ जाएगी, ओके। ध्यान में रखना, ये बोला है यहाँ पे, ओके। DV के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्ट 1:1 133 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 133 अगर वैकेंसी है तो। निगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी 0.33 आपके मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके टोटल मार्क्स से कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ओके। और एक सवाल था बहुत सारे लोगों का कि सर, कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अगेंस्ट द CNE विल बी रिजेक्टेड। और उसके बाद कि देखो, एक से ज़्यादा आप समझो गुवाहाटी में भी अप्लाई कर दिए, मुंबई में भी अप्लाई करें, तो भाई आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, और आपको आगे वाले जितने भी RRB के एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, डिबार्ड किया जाएगा, ओके। और एक सवाल था कि कैंडिडेट क्या एक ही रीजन से मल्टीपल एप्लीकेशन भर सकता है। जैसे RRB मुंबई में अगर फॉर्म भरना है, तो मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी फॉर्म भरूंगा, मैं मलेरिया इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भरूंगा, या फार्मासिस्ट का भरूंगा। ऐसा अगर 3 फॉर्म अगर भरोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है अप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हु आर अटेम्प्टिंग टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशंस विथ अ माइनर चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट टू मोर देन वन RRB, ओके, मोर देन वन RRB or multiple application to the same RRB will be rejected and such candidate will be debarred from the future examination। तो इसका मतलब यही होता है बेटा, आपके पास तीनों डिग्री है, फार्मेसी की भी है, नर्सिंग की भी है, और मलेरिया इंस्पेक्टर की, तो भाई आप तीनों में से एक ही चूज करो। एक तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भरो, नहीं तो एक तो आपको मलेरिया इंस्पेक्टर का भरो, नहीं तो एक तो फार्मासिस्ट का भरो, ओके। एक ही भरना पड़ेगा। कोई भी रीजन में आप मल्टीपल फॉर्म नहीं भर सकते हो। हर एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन, एक ही पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है, ओके। नेक्स्ट है, आप अगर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कैसे होना चाहिए, शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल होना चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंडराइटिंग, नॉट इन ब्लॉक एंड कैपिटल लेटर, ओके। ऐसा नहीं कि भाई मेरा नाम आकाश हो गया तो ऐसे लिखूंगा, नहीं, मैं ऐसे ही साइन करता हूँ तो ऐसे ही साइन करना है, ठीक है। ये रनिंग हैंडराइटिंग है, ये नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है। अब मेडिकल की बात देख लेते हैं। C1 के लिए हम C1 में आते हैं, तो फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट, आपका विजन अच्छा होना चाहिए, ओके, विदाउट ग्लासेस, 6/12 6/18 विथ और विदाउट ग्लासेस, ओके। विथ चलेगा, ग्लास है तो भी, नहीं है तो भी चल जाएगा। नियर विजन आपका इतना होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास, ओके। ध्यान में रखना, यहाँ पे अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस निकलता है, कलर ब्लाइंडनेस, तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। आप
को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, ध्यान में रखना। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो भाई अभी बोल दे, तो फॉर्म भर के कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम दे दो लेकिन नंबर भी लग जाते हैं तो आपको यहाँ पे लिया नहीं जाएगा, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए। नेक्स्ट एज लिमिट देख लेते हैं, अपना ये वाला है। ओके, तो कैसे 20 से 40 ही रहता था, लेकिन अभी यहाँ पे 3 साल आपको इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पे लिखा एज रिलैक्सेशन दिया है ड्यू टू 3 साल का कोविड-19 के लिए। ओके, तो 20 से 43 यानी आप समझ लो 1/1/2005 के पहले के कैंडिडेट नहीं, यानी लोअर एज लिमिट ये है आपकी। ओके, ध्यान में रखना। और URESW के लिए, EWS के लिए आपका इतने में ही आने को होना है, इसके पहले वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते। 2 जनवरी 1982 के बाद के ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, उसके पहले के कैंडिडेट नहीं भर सकते, ध्यान में रखना। ओके, अगर OBC से बिलोंग करते हो, NCL से, 2 जनवरी 1979 के बाद के ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, उसके पहले के फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, देन उसके बाद ये मिनिमम एज है, ये मिनिमम एज है आपकी, ये मैक्सिमम एज है ओपन के लिए, ये मैक्सिमम एज है OBC के लिए, ये मैक्सिमम एज है SC ST के लिए। 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है, यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है, सीधी बात हो गई। देखो यहाँ पे लिया है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है। फीस भी दे दी है, यहाँ पे फीस कितनी है, 500 रुपये फीस है। अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो एंड OBC से बिलोंग करते हो, वो भी मेल हो, तो ही आपको 500 रुपये की फीस भरनी पड़ेगी, उसमें से भी 400 एग्ज़ाम होने के बाद, एग्ज़ाम अगर अपीयर कर लेते हो तो आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। SC ST, एक सर्विसमैन, PWD और फीमेल, कोई भी कैटेगरी के, ओपन के हो, OBC के हो, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है उनको, या EBC से अगर आप बिलोंग करते हो, ओके, तो आपको 250। यहाँ पे EWS और EBC अलग अलग है, ओके, ध्यान में रखना। ओपन, OBC एंड EWS, इनके लिए आपको 500 की फीस, और यहाँ पे बाकी के जो है अदर देन OBC, ओके, ये सब आपको 250 रुपये लगने का। फीमेल के लिए आपको 250 ही लगने वाले, कोई भी कैटेगरी के, ओके, उसमें इसके पास भी 250 रुपये वापस आ जाएंगे। ओके, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। 70 आपके नर्सिंग के हो जाएंगे, 1 मार्क्स मिलेगा आपको, 70 MCQ, 70 मार्क्स। ओके, 10 जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 10 के 10 मिल जाएंगे, जनरल साइंस 10, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। ओके, 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ओके, ये CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ओके, ओके, यहाँ पे दिया है, तो भाई देखो CBT होने वाले है, 1/3 मार्क्स आपके निगेटिव हो जाएंगे, हर एक के लिए एक। अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो कम से कम 100 में से आपको कितने 40 मार्क्स लाने को होना, तभी आप क्वालिफाई करोगे। ओके, क्वालिफाई करोगे एग्ज़ाम। अगर आप OBC SC से बिलोंग करते हो तो 30 लाना पड़ेगा, और ST के लिए 25% लाने पड़ेगा। ओके, तो ध्यान में रखना। और PWD के लिए 2-2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, इसके हिसाब से रहेगा। ओके, 1 and 1 आपको हिसाब से। स्टैंड बाय, नो स्टैंड बाय लिस्ट, कोई भी स्टैंड बाय वेटिंग की लिस्ट यहाँ पे बोला नहीं है, 1:1 ही हम बुलाएंगे, और वैसे ही बुलाने वाले हैं। ओके, पहले होती थी वेटिंग की लिस्ट, नो स्टैंड बाय लिस्ट। ओके, ध्यान में रखना, जितने सिलेक्ट हो गए उतने लोगों का यहाँ पे नंबर लगने वाला है, ठीक है, ये हो गया। देन ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, अगर आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने वाला ही है तो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है उन्होंने ऑलरेडी, कि ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस तरीके से होगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ये पढ़ लेना आप। अभी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, ये RRB के सब ये है, हम आपने देखा ही होगा, तो नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। अभी हम लोग यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कौन सी इसमें से, ओके, वो देख लेते हैं। यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे लिखा है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एनआर्ट, फिजियो, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रो सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसमें जीरेटिक भी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, नर्सिंग रिसर्च, स्टैट, मैनेजमेंट, एजुकेशन। ओके, ध्यान में रखना, ये सभी के सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से 70 MCQ आपके बनने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप डाइटिशियन देख लीजिए, ओके, ऑप्टीमेट्रिस्ट देख लीजिए, सब अपना अपना, मलेरिया हेल्थ ग्रेड वाले उनका अपना सिलेबस है, वो देख सकते हो आप। ओके, तो इस तरीके से फिजियोथेरेपी वाले वो सब, ओके। और यहाँ पे अभी कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, यानी इसका मतलब ये होता है कि भाई 30 MCQ है वो सभी के लिए कॉमन होने वाले हैं। तो इसमें जनरल अरिथमेटिक्स में क्या आएगा, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना हम लोग ध्यान में दे देंगे, इसमें से क्या आ सकता है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें से हम 10-12 टॉपिक बताएंगे आपको। देखो टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, देन टाइम एंड डिस्टेंस, इस पे ऊपर क्वेश्चन बनेगा। LCM SCF डेफिनेटली यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन, ओके, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन,
देन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका 1 या 2 सवाल इसके पूछ लो। प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लीजिए एज कैलकुलेशन, यस, देन कैलेंडर, क्लॉक्स, पाइप एंड सिस्टम, ओके, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में एनालॉगिस के क्वेश्चन बहुत रहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सिस्टम्स रहती है, कोडिंग डिकोडिंग रहती है, ठीक है। तो इसमें मैं बोल दूंगा कि भाई आपको अगर इसमें देखना है तो आप डायरेक्शन पढ़ सकते हो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस यहाँ पे देख सकते हो। रिलेशनशिप यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, ओके। बाकी तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो कर सकते हो। जिनको यार 30 में से 15 लाने हैं, भाई जो मैं बता रहा हूँ इतना कर लियो तो मोर देन इनफ है, ओके। इतना भी कर लिए तो भी मोर देन इनफ है, आपको हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी है, कल्चर, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ओके, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखना इसमें से सवाल बनते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ओके सब। इंडियन इकोनॉमी एट प्रेजेंटली क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ओके। एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक इंडिया एंड वर्ल्ड के जो एनवायरमेंटल इशू है, स्पोर्ट्स, अभी स्पोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन जनरल टेक्नोलॉजीज, ओके। और जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, ओके। 10वीं का CBSE सिलेबस मेरे हिसाब से, अगर NCERT की 10th की अगर किताबें आपने डाउनलोड कर दी, आपको मिल जाएंगी NCERT की 10th की किताबें। फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस अगर इसमें से पढ़ लोगे तो भाई आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा यहाँ पे निचोड़ के रख दिया कि भाई पेपर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो इसी की वजह से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज अपलोड की है, वो आप ले सकते हो। ये अभी ऑल इन वन कोर्स चल रहा है हम लोगों का, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का। नॉर्सेट 8, नॉर्सेट 7, RRB, HGPJ, जिपमर, DMAR आने वाले, NVR, सबके लिए ऑल इन वन कोर्सेज। अभी तो आपको 15 अगस्त तक यहाँ पे ऑफर चल रहे हैं। ये 10,000 का कोर्स आपको मिलेगा 40% ऑफ में। ये कोड लगा देना, कोड क्या है, जय हिंद, ओके, जय हिंद 40 अगर लगा दोगे तो आपके 4,000 कम हो जाएंगे, ये कोर्स आपको 6,000 में मिल जाएगा। तो बेटा मैं बोल देता हूँ, अगर आपको करना है एग्ज़ाम अच्छा तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, अच्छे इसमें मिल जाओ, सब कुछ होगा, लाइव लेक्चर मिलेंगे, डेली टेस्ट सीरीज़ वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। प्लस अगर सबका पढ़ाई हो चुका है, कहीं से आपने कर लिया है क्लास वगैरह, तो सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज, ये यहाँ पे टेस्ट सीरीज ले सकते हो। यहाँ पे टेस्ट सीरीज नॉर्सेट 8, नॉर्सेट 7, ओके। देन RRB, जिपमर की टेस्ट सीरीज है, DMAR के लिए भी यहाँ यहीं पे आपका हो जाएगा, ओके। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, PYQ टेस्ट सीरीज, ओके। और PYQ हम लोगों की सीरीज़ भी अभी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है, तो होप सो एक तो रोज़ एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर होगा। देन RRB पैटर्न की टेस्ट सीरीज, नॉर्सेट टेस्ट सीरीज, यहाँ पे दोनों भी इंक्लूडेड हुए हैं। एनक्लेक्स टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। कुछ भी डाउट है तो देखो ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, फ़ोन नंबर है, कॉल कर सकते हो, ओके। तो इसी के साथ मिलते हैं और एक नए वीडियो के संग बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।